अभी तक हमने देखा कि चंदर बहुत उदास और खींचा हुआ सा अपने आप में एकदम कुंठित सा रहने लगा है, और उधर विंती के विवाह की समस्त तैयारियां हो चुकी हैं और सुधा के पिता, विंती की माँ और विंती विवाह के लिए गांव जा रहे हैं। अब आगे चंदर अब एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। वह अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता विंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था। और बुद्ध सिकन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूट चुका था, खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों पर गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते। हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती। हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति के करुण रुदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर अपने गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी कोई उस पर खंडहर के अवशेष कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से ना जगा दे। बुद्ध सिकन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को ना बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान और अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था उसके लिए, लेकिन चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा था। विंती जब से गई थी उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति, और वह भी जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज बालू के क्षितिज पर अपनी आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों की अधमरी छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रहे हों। विंती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था विंती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने विंती से तुम्हारे बारे में पूछा, वह कुछ नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हुआ कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कॉन्वोकेशन नजदीक है। तुम्हें याद है वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा लगता है। एक कॉन्वोकेशन की फोटो खींचकर जरूर भेजना। क्या तुमने विंती को कोई दुख दिया था? विंती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे विंती को वहां छोड़ा था।
मैं उसे दूर माँ का उसे सुख नहीं मिला, पिता मर गए, क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है, कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन वे मुझको समझ नहीं पाए। सारे दुख और आज़ादी के बीच में मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदन, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो तो आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूंगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशों में वे तत्व हैं जो तुम्हारी पूजा के लिए थे। तुमने मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इतनी दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम्ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना, और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंदर कि इस अनादिकाल में प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियां होंगी, प्रलय होंगे, मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरों की हर परत से टकराती रहूंगी, ना जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारी पूजा कर पाती। लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है? मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है, ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों का त्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है, त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थककर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसा ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे। लेकिन खैर, सिर्फ इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्द ही गिर जाऊंगी। मेरे भाग्य खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदर ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहां जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे किसी रोमांटिक उपन्यास का अंश समझेंगे, क्योंकि उपन्यासों के ही पात्र ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर से आने वाली आवाजें अच्छे नहीं लगती। न खतों को पाने की उत्सुकता, न जवाब मिलने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ, मुझे खत मत लिखना आज। विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का अब साहस नहीं है, अधिकार भी नहीं है, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई जरूरत आ पड़े तो जरूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ढर्रा
खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मूर्छित दोपहरी के फूल सा चंदन। नवंबर का एक खुशनुमा विहान। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन पर टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले दूब पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी। कुंवारी हिरणी सी तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिनती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी भी शादी हो गई? डैम इट, ये जैसे ये लोग पागल हो गए हों। बल्टी, सुधा, बिनती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता। समझ गई, मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कहना मत, अपनी जबान से स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यदि यही है तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यार लगता है। खैर, ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंद्र ने पूछा। योग साधना, पम्मी ने हंस कर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र बहुत सुना था। सोचा देखती आऊं। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता। अच्छा, बल्टी की शादी कब होगी? चंदर ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आई भी नहीं। और सुनते हैं जेनी एक दिन बल्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने बल्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला, अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त बल्टी स्वेटर उतारकर जेनी के कमरे में गया तो मारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतारकर बल्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, मैं ये तो भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए है। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता और वो औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा, वह अवलोकितेश्वर यानी महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया और फिर बोला, और क्या लाई हो अपने लिए? अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ?
चंदर ने देखा पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने में भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर बहुत सा भोलापन आ गया था। आंख में कुंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर सिंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी लगता है जैसे कौमार लौट आया है। तुम पर तो परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूं, हमेशा सुंदर बने रहने का, और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मसूरी के समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही बिना किसी पश्चाताप के, और मैंने देखा कि दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर, सेक्स इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है? हाँ, मैं देख रहा हूँ सेक्स लोगों में उतना बुरा अब नहीं लग रहा जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा, मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इसी तरह अपने गोद में रख लूं, तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्ला कर अलग हट गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों में प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है। अब लगता है सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसी की एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करती हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगे? चंदर ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा। ऐसा होता है कि अगर कोई हिप्नोटिस्ट एक लड़की को हिप्नोटाइज कर रहा है और बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है जो चुपचाप ये देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन का बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम्ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और एक शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ। भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतः संघर्ष के उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं। चलो 9:30 से मैटिनी है, आओ देख आएं। मुझे कॉलेज जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी ने चंदर को उठाकर बोला। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। मेरे मीठे सपने, तुमने भी मुझे इसी उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपने गर्म मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पम्मी के होठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी के रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम धड़कने लगी। पम्मी उसके बालों को उंगलियों से सुलझाती रही। फिर कपूर का गाल थपथपा कर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होठों से खेलती रही।
सात चांदनी की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों के नगर की आग को सबनम से सींच दिया। उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखड़ियों से ढक दिया और पीड़ा के अंधियारे को सीपियां पलकों से झरने वाली दूधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्ग भ्रष्ट देवता खो गया। संगीत जो लय थी या उद्यम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहां पूजा दीप बुझ गया था वहां तरुणाई की सांस और इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी। जहां फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे वहां पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हरसिंगार झर पड़े थे। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर के सामने पम्मी के अदम्य रूप की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौट आता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था। कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगों से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़फ उठता है। वैसे ही पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। ये भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह कभी डॉक्टर को देखता था तो लगता था कि जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक के गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंद्र दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डिलीट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? अचरज ने से चंदर ने पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो क्या? महाराजिन ठीक से काम नहीं की? नहीं, चंदर ने हंसकर बोला। बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई? बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिंती और बुआ जी दोनों अंदर है। अंदर है? चंदर को ये रहस्य कुछ समझ में नहीं आया था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वो बेचैनी से बरामदे में टहलने लगी। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की दाल भीगी हुई पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर है, आओ बेटवा, हम तो लूट ही गए। और बुआ वहीं दहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होत का भैया जौन बदा रहा भाग माओ ही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछ कर बोली,
ई हमारी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकिनी बिटिया न दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमार तो कुल डूब गवा। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो, अब रोय रोय के काहे जीव हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाय, हजारा नाय के बिटिया के लिए गोड़े गिरी हैं, आपन एकांत हुई के बैठो। महाराजिन ने पूरी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंद्र ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उनका ग्रेजुएट उन्होंने बताया था। बाद पता चला वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे के लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब है। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिंती को उठवा लिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी चलने तक की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछ कर गरज उठी। इन्हें का हुआ गवारा है, इन्हीं की मत मारी गई रही। गुस्से में आए के बिंती को उठवाए लेहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया का लइके कहाँ जाई? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिएगा? इतना पढ़ा लिखा लड़का के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले का हमेशा दबिके चले का चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते? बुआ तुम भी गजब करती हो। चंद्र बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा हुई ओका ओहे मिली। लड़कियन को निबाह करे के चाही कि शकल देखे का चाही। अब हिन ब्याह के बाद कोनो का हाथ गोड़ टूट जाए, औरत अपने आदमी का छोड़ के गली गली ही हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिंती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजेले में देखा रहा। जैसा भाग में रहा तैसा होत। चंद्र ने विचित्रहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिंती को पठौबे, ब्याह न करबे, पढ़ाईबे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूटी गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मरी गई कुल बोरनी, कोला छिनिया भागिनी। सहसा बिंती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग उभरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी कोसने से अब तक नहीं मरी, ना मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं। मैं साफ कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शकल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंद्र ने ताज्जुब से बिंती की ओर देखा। वह वही बिंती है जो माँ जी को जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिंती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछल कर खड़ी हो गई और दुगना चीख कर बोली। अब बहुत जबान चले लागे। कौन है तोर जे के बल पर चमक दिखावत है? हम काट के धर देवे तो के बताए दी थे मुँह झाऊसी। ऐसे न होते तो काहे ये दिन देखे का पड़ती। उन्हें तो खाए गए, हमहू का खाए लो। आपन मुंह पीट कर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लो, बिंती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदन स्तब्ध हो गया। ये बिंती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है? छी, बिंती पागल हो गई है क्या? चलो उधर, चंदन ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं, हमसे जितना बर्दाश्त हुआ बर्दाश्त किया। हम ही जानते हैं हम क्यों बर्दाश्त करें, और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो बीच में हमारे बोलने वाले? क्या है ये सब? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? बिंती क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिंती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली।
मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटा, अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा, हमारे सामने ये बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मरी जाई तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो और इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूबी मरी, अब हम तुम लोगन की शकल न देखबे, हम मरी जाई तो चाहे बिनती को पढ़ायो चाहे नचायो गवायो, हम अपनी आंख से न देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन खामोश अंधेरा छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सचमुच सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजिन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम भी पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर ये पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है, वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक ये चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊं, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रहे थे। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 1-2 रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर ने बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ ये हुआ। सचमुच ये जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट कर फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पलट दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सांस्कृतिक संस्थाएं स्वर्ग है। ये तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं है? क्यों नहीं बेटी, अच्छा जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपये दे दिए। लो, ये 500 पहले खर्च के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारियां कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही।
उनके आंसू थमे नहीं, बिंती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिंती को बुलवाया। बिंती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठे, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपन ना हो, अपनी लड़की को बिया दियो और हमारी लड़की। फिर बिंती को चिपट कर रोने लगे। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिंती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपये संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गए। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब ने उन्हें स्टेशन तक पहुंचाना उचित समझा और स्टेशन पहुंचाने गए। बिंती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिंती को देखकर। जब बिंती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिंती से चिढ़ गया था, लेकिन बिंती के जीवन का ये नया रूप देखकर पहले भी सभी बातें वो भूल गया और उससे फिर बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिंती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया तो उसने रेडियो खोल दिया। बिंती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिंती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिंती। अगर तुमको भूल से भी कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर, बिंती एक फीकी सी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुमने भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया, मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्य है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज है और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिंती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह से विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचना दान में लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर नृशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिंती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिंती का उदास मौन देखकर, लेकिन बिंती के स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बल्टी ने अपने तोते को कुछ खिला रही थी। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोली, पम्मी अंदर है। वह सीधा चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थीं और जिनमें लकड़ी के चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थीं और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थीं और पम्मी पर 7 रंगों की छायाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथों पर को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी।
चंदर थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना क्यों घबराती है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करने, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांसल बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। चंदर के होठों पर अपनी उंगलियों से दबाती हुई पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव करो, बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रह कर चूम रही थीं और चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती हैं। ममता खोल ली जाती है और उसे उतार कर उसने हाथों में ले लिया माला को। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजली के फूल सिहर उठे हैं और एक मधुमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वो कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठ कर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान में झीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी का दीप सिखासा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खेल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतना नशा। ठाए सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहु पास ढीले किए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को अपनी आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक और लुढ़क गई। उसने अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नसें में चूर पलकें चूम ली। ठाए बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। ये क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नसीली आवाज में पम्मी ने कहा। फिर उसे खींच कर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाए फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बल्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है। वह पिंजड़े के पास मरे हुए तोते के पंख पकड़ कर उठाए हुए है। उसके घावों से बल्टी के पतलून पर खून चो रहा है। चंदर को देखते हुए बल्टी हंस पड़ा। देखा, हा 3 गोलियों में इसे बिल्कुल मार डाला। वही तो कहो, सिर्फ एक ही लगी। एक पंख पकड़कर तोते की लाश को झुकाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला। बल्टी बोला और आहिस्ते से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला।
आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पोंछने लगा। फिर चंदर के पास आया, चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेते हुए तोते के पास खड़ा हो गया, बड़ी हसरत से उनकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुका कर बैठ गया। बल्टी बल्टी, पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये क्या नाटक हो रहा है? बल्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूंगा और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो। हाँ हाँ कहा था, चंदर ने बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने, तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला तो मैं कहूंगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए था तो मैं कहूंगा जब कोई जीवन में पूर्णता पर पहुंच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है तो और नहीं मरता तो उसका अन्याय है। वह अपनी जिंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था लेकिन यह अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते की भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य होता है सत्य को, चरम सत्य को जान लेना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी कोई असीम बेहयाई है। मैंने इससे वह सत्य सिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। तुम फिर पूछोगी कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास आ रहे हो और संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो, अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा और वह फिर पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाह फैलाकर चंदर को समेट लिया। चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बल्टी हाथ में खुरपा लिए गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया और ये उसकी समाधि है, और देखो आते आते यहाँ सिर झुका देना। वो बेचारा जीवन का सत्य जान चुका था। समझ लो वह सेंट पैरेट संत सुखदेव हो गया था। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ गया। सुनो, रुको कपूर, फिर बल्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था? अब भी हो? चंदर ने हंसते हुए बोला, नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वह आदमी असाधारण हो जाता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब है बल्टी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया। चाहे जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वही होता है जो अपना निषेध कर दे। लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ती किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज। मेरा तोता भी मर गया, लेकिन मेरी असाधारणता भी। और बल्टी
फिर तोते की कब्र के पास सिर झुकाकर बैठ गया। वह घर पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने उफनी हुई चांदनी चूमी थी। उसने तरुणाई के चांद को स्पर्शों से सिहरा दिया था। उसकी नीली बिजलियां चूमी थी। प्राणों की सिहरन और गुदगुदी से खेल कर वह आ रहा था। वह पम्मी के होठों के गुलाबों को चूम चूम कर गुलाबों के देश में पहुंच गया था और इसकी नसों में बहते हुए रस में गुलाब झूम रहे थे। वह सिर पर से पैर तक एक मदहोश प्यास बना हुआ था। घर पहुंचा तो जैसे उल्लास से उसका अंग अंग नाच रहा हो। बिंती के प्रति दोपहर का जो आक्रोश उसके मन में उभर आया था वह भी शांत हो गया था। बिंती ने आकर खाना रखा। चंद्र ने बहुत हंसते हुए मीठे स्वर में कहा, बिंती आओ तुम ये खाओ। नहीं, मैं नीचे खाऊंगी। चल बैठ गिलहरी, चंद्र ने बहुत दिन पहले के स्नेह के स्वर में कहा और बिंती की पीठ में घूंसा मारकर उसे पास बिठा लिया। आज तुम्हें नाराज नहीं रहने देंगे, ले खा पगली। नफरत से नफरत बढ़ती है और प्यार से प्यार जगता है। बिंती के मन का सारा स्नेह सूख सा गया था। वह चिड़चिड़ी, स्वाभिमानी, गंभीर और रूखी हो गई थी। लेकिन औरत बहुत कमजोर होती है। ईश्वर ना करे कोई उसके हृदय की ममता को छू ले। वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अगर कोई किसी तरह उसके मन के रस को जगा दे तो वो फिर अपना अभिमान भूल जाती है। चंद्र ने जब वह यहाँ आई थी तभी से उसके हृदय की ममता जीत ली थी। इसीलिए चंद्र के सामने सदा झुकती आई थी। लेकिन पिछली बार से चंद्र ने ठोकर मार कर सारा स्नेह बिखेर दिया था। उसके बाद उसके व्यक्तित्व का रस सूखता ही गया। क्रोध जैसे उसकी भौहों पर रखा रहता था। आज चंद्र ने उसको इतने दुलार से बुलाया तो लगा कि वह जाने कितने दिनों का भूला स्वर सुन रही है। चाहे चंद्र के प्रति उसके मन में कुछ भी आक्रोश क्यों ना हो, लेकिन वह इस स्वर का आग्रह नहीं टाल सकती। ये वह भली प्रकार से जानती थी। वह बैठ गई। चंद्र ने कौर बनाकर बिंती के मुंह में दे दिया। बिंती ने खा लिया। चंद्र ने बिंती की बाह में चुटकी काट कर कहा, अब दिमाग ठीक हो गया पगली का? इतने दिनों से अकड़ती फिरती थी। बिंती ने बहुत दिन के भूले हुए स्वर में स्नेह से भर कर कहा, खुद ही तो अपना दिमाग बिगाड़े रहते हैं और हमें इल्जाम लगाते हैं। तरकारी ठंडी तो नहीं है। दोनों में सुलह हो गई। जाड़ा अब काफी बढ़ गया था। खाना खा चुकने के बाद बिंती साल ओढ़े चंद्र के पास आई और बोली, लो इलायची खाओगे? चंद्र ने ले ली। छील कर आधे दाने खुद खा लिए, आधे बिंती के मुंह में दे दिए। बिंती ने धीरे से चंद्र की उंगली दांत से दबा ली। चंद्र ने हाथ खींच लिया और बिंती उसके पलंग के पास ही बैठ गई और बोली, याद है तुम्हें? इसी पलंग पर तुम्हारा सिर दबा रही थी तो तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठाकर फेंक दूं? चंद्र आज बहुत खुश था। मुझे क्या फेंकोगे? बिंती ने शरारत से मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे नहीं उठूंगी। जब अंगों का तूफान एक बार उठना सीख लेता है तो दूसरी बार उठते उसे देर नहीं लगती। अभी वह अपने तूफान में पम्मी को पेश कराया था। सिरहाने बैठी हुई बिंती हल्की बदमाश बादामी साल ओढ़े रह रह कर मुस्कुराती और गालों पर फूल के कटोरे खिल जाते। आंख में एक नई चमक। चंद्र थोड़ी देर देखता रहा। उसके बाद उसने बिंती को खींच कर कुछ हिचकते हुए बिंती के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बिंती कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने को छुड़ाकर सिर झुकाए बैठी रही और चंद्र के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियां चटकाती रही। सहसा बोली, अरे तुम्हारे कफ का बटन टूट गया है, लाओ सिल दो। चंद्र पहले कुछ आश्चर्यचकित हुआ, फिर उसे कुछ ग्लानि हुई। बिंती कितना समर्पण करती है उसके सामने वह, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया।
पम्मी की बात दूसरी है, बिनती की बात दूसरी। बिनती के साथ एक पवित्र अंतर ही ठीक रहता। बिनती आई और उसके कफ में बटन सीने लगी। सीते सीते बचे हुए डोरे को दांत से तोड़ते हुए बोली, चंदर एक बात कहे, मानोगे? क्या? पम्मी के यहाँ मत जाया करो। क्यों? पम्मी औरत अच्छी नहीं है, वह तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। ये बात गलत है बिनती, तुम इसलिए कह रही हो ना कि उसमें वासना बहुत तीखी है। नहीं, ये नहीं, उसने तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक नशा, एक वासना दी, कोई ऊंचाई, कोई पवित्रता नहीं। कहाँ दीदी, कहाँ पम्मी? किसी स्वर्ग से उतरकर तुम किसी नरक में फंस गए। पहले मैं भी यही सोचता था बिनती, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि माना किसी लड़की के जीवन में वासना ही तीखी है, तो क्या इसी से वह निंदनीय है? क्या वासना स्वतः में निंदनीय नहीं है? निंदनीय है, गलत। ये तो स्वभाव और व्यक्तित्व का अंतर है बिनती। हर एक से हम कल्पना नहीं मांग सकते, हर एक से वासना नहीं पा सकते। बादल है, उस पर किरण पड़ेगी, इंद्रधनुष ही खिलेगा। फूल है, उस पर किरण पड़ेगी, तपस्सुम ही आएगा। बादल से हम मांगने लगे तपस्सुम और फूल से मांगने लगे इंद्रधनुष, तो ये हमारी एक कवित्वमयी भूल होगी। माना एक लड़की के जीवन में प्यार आया, उसने अपनी देवता के चरणों पर अपनी कल्पना चढ़ा दी। दूसरे के जीवन में प्यार आया, उसने चुंबन, आलिंगन, गुदगुदी और बिजलियां दी। एक बोली, मेरे देवता, मेरा शरीर चाहे जिसका हो, मेरी पूजा, मेरी भावना, मेरी आत्मा तुम्हारी है, वह जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी रहेगी। और दूसरी दीप शिखा से लहरा कर बोली, दुनिया कुछ कहे, अब तो मेरा तन मन तुम्हारा है, मैं तो बेकाबू है, मैं क्या करूं? मेरे तो अंग अंग जैसे अलसा कर चूर हो गए हैं। तुम्हारी गोद में गिर पड़ने के लिए मेरी तरुणाई पुलक उठी है। तुम्हारे आलिंगन से मैं पिस जाने के लिए मेरी लाज के बंधन जैसे शिथिल हुए जाते हैं। तो मैं क्या करूं? कैसा नशा पिला दिया है तुमने, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। तुम जिसे चाहो अपनी कल्पना दो, तुम अपनी आत्मा दो, लेकिन एक बार अपने जलते हुए होठों से मेरी नरम गुलाबी होठ समेट लो ना। बताओ बिनती, क्यों पहली की भावना ठीक है, दूसरे की प्यास गलत? बिनती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, चंदर तुम बहुत गहराई से सोचते हो, लेकिन मैं तो एक मोटी सी बात जानती हूँ। जिसके जीवन में वह प्यास जग जाती है, वह फिर किसी भी सीमा तक गिर सकता है, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसने कल्पना जागी, वह किसी भी सीमा तक उठ सकता है। मैंने तो तुम्हें उठते हुए देखा है। गलत है बिनती, तुमने गिरते हुए देखा है मुझे। तुम मानोगी कि सुधा से मुझे कल्पना ही मिली थी, त्याग ही मिला था, पवित्रता ही मिली थी, पर वह कितने दिन टिकी? और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वासना आदमी को नीचे ही गिराती है? तुम आज ही की घटना लो, ये तुम मानोगी कि अभी तक मैंने तुम्हें अपमान और तिरस्कार ही दिया था। खैर, उसकी बात जाने दो। बिनती बोली, नहीं, बात आ गई है तो मैं साफ कहता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा प्रतिदान देने की सोची। आज तुम्हारे लिए मन में बड़ा स्नेह उमड़ आया। क्यों जानती हो? पम्मी ने आज अपने बाहुपास में कसकर जैसे मेरे मन की सारी कटुता, सारा विष खींच लिया। मुझे लगा बहुत दिन बाद मैं फिर पिशाच नहीं आदमी हूँ। ये वासना का ही दान है। तुम कैसे कहोगे कि वासना आदमी को नीचे ही ले जाती है? बिनती कुछ नहीं बोली। चंदर भी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन एक बात पूछूं बिनती? क्या? बहुत अजब सी बात है, सोच रहा हूँ पूछूं या नहीं। पूछो ना। अभी मैंने तुम्हारे माथे पर होंठ रख दिए, तुम कुछ भी नहीं बोली। मैं जानता हूँ ये सब कुछ अनुचित सा था। तुम पम्मी नहीं हो, फिर भी तुमने कुछ भी विरोध नहीं किया। बिनती थोड़ी देर के लिए चुपचाप अपने पांवों की ओर देखती रही, फिर सॉल की छोर से एक डोरा खींचते हुए बोली, चंदर, मैं अपने को कुछ नहीं समझ पाती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे मन में तुम जाने क्या हो। इतने महान हो कि मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी करने से अपने को रोक नहीं सकती।
लगता है तुम्हारा व्यक्तित्व, उसकी शक्ति और उसकी दुर्बलताएं, उसकी प्यास, उसका संतोष इतना महान है, इतना गहरा है कि उसके सामने मेरा व्यक्तित्व कुछ भी नहीं। मेरी पवित्रता, मेरी अपवित्रता, इन सब से ज्यादा महान तुम्हारी प्यास है। लेकिन अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ लो। दीदी से अगर मैं बताऊंगी तो जाने क्या हो जाएगा, और तुम जानते नहीं दीदी अब कैसी हो गई है। तुम देखो तो आंसू। बस बस, चंदर ने अपने हाथ से बिंती का मुंह बंद करते हुए कहा, सुधा की बात मत करो, तुम्हें कसम है। जिंदगी के जिस पहलू को हम भूल चुके हैं उसे कुरेदने का क्या फायदा। अच्छा, चंदर का हाथ हटाकर बिंती बोली, लेकिन पम्मी को अपनी जिंदगी से हटा दो। ये नहीं हो सकता बिंती, चंदर बोला, और जो कहो वह मैं कर दूंगा। हाँ, तुम्हारे प्रति आज तक जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। छी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो, काफी रात हो गई है। चंदर लेट गया। बिंती ने उसे रजाई उड़ा दी और टेबल पर बिजली का स्टैंड रखकर बोली, अब चुपचाप सो जाओ। बिंती चली गई। चंदर पड़ा पड़ा सोचने लगा, दुनिया गलत कहती है कि वासना पाप है। वासना से भी पवित्रता और क्षमाशीलता आती है। पम्मी से उसे जो कुछ मिला, अगर वह पाप है तो आज चंदर ने जो बिंती को दिया उसमें इतनी क्षमा, इतनी उदारता और इतनी शांति क्यों थी। उसके बाद बिंती को बहुत दुलार और पवित्रता से रखने लगा। कभी कभी जब वह घूमने जाता तो बिंती को भी ले जाता। न्यू ईयर्स डे के दिन पम्मी ने दोनों की दावत की। बिंती पम्मी के पीछे चाहे चंदर से पम्मी का विरोध कर ले, पर पम्मी के सामने बहुत शिष्टता और स्नेह का बर्ताव करती थी। डॉक्टर साहब को दिल्ली जाने की तैयारी हो गई थी। बिंती ने कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन करवा लिया था। अब वह पहले डॉक्टर साहब के साथ शाहजहांपुर जाएगी और तब दिल्ली। निश्चय करते करते अंत में 1 फरवरी को वे लोग गए। स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी, डॉक्टर साहब के मित्र उन्हें विदा देने के लिए आए थे। बिंती विद्यार्थी की भीड़ से घबराकर इधर चली आई और चंदर को बुलाकर कहने लगी, चंदर, दीदी के लिए एक खत तो दे दो। नहीं, चंदर ने बहुत रूखे और दृढ़ स्वर में कहा। बिंती कुछ क्षण तक एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, मन की श्रद्धा चाहे अब भी वैसी हो, लेकिन तुम पर अब विश्वास नहीं रहा। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हंस पड़ा। फिर बोली, चंदर, अगर कभी कोई जरूरत हो तो जरूर लिखना, मैं चली आऊंगी, समझे। और फिर चुपचाप जाकर बैठ गई। जब चंदर लौटा तो उसके कई साथी प्रोफेसर थे। घर पहुंचकर वह कार लेकर पम्मी के यहाँ चल दिया। पता नहीं क्यों बिंती के जाने से चंदर को थोड़ा सा दुख था। गर्मी का मौसम आ गया था। चंदर सुबह कॉलेज जाता, दोपहर को सोता और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता। डॉक्टर साहब कार छोड़ गए थे। कार पम्मी और चंदर को लेकर दूर दूर का चक्कर लगाया करते थे। इस बार उसने अपनी छुट्टियां दिल्ली में ही बिताने की सोची थी। पम्मी ने भी तय किया था कि मसूरी से लौटते समय जुलाई में वह 1 हफ्ते आकर डॉक्टर शुक्ला की मेहमानी करेगी और दिल्ली के पूर्व परिचितों से भी मिलेगी। ये नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना अतीत भुला दिया था और वर्तमान को वह पम्मी की नशीली निगाहों में डुबा चुका था। भविष्य को उसे खास चिंता भी नहीं थी। उसे लगता था कि यह पम्मी की निगाहों के बादलों और स्पर्शों के फूलों की जादू भरी दुनिया अमर है, शाश्वत है। उस जादू ने हमेशा के लिए उसकी आत्मा को अभिभूत कर लिया है। ये होठ कभी अलग नहीं होंगे। ये बाहुपास इसी तरह उसे घेरे रहेगा और पम्मी की गर्म तरुण सांसें सदा इसी प्रकार उसके कपोलों को सिहरती रहेंगी। आदमी का विश्वास हमेशा सीमाएं और अंत भूल जाने का आदी होता है। चंदर भी सब कुछ भूल चुका था।
अप्रैल की एक शाम दिन भर लू चलकर अब थक गई थी, लेकिन दिन भर की लू की वजह से आसमान में इतनी धूल भर गई कि धूप भी हल्की पड़ गई। माली बाहर छिड़काव कर रहा था। चंद्र सो कर उठा था और एक सुस्ती मिटा रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा दिशाओं की ओर निरुद्देश देखने लगा। बड़ी उदास सी शाम थी। सड़क भी बिल्कुल सूनी थी। सिर्फ एक दो साइकिल सवार लू से बचने के लिए कानों पर तौलिया लपेटे हुए चले जा रहे थे। एक बर्फ का ठेला भी चला जा रहा था। जाओ बर्फ ले आओ, चंद्र ने माली को पैसे देते हुए कहा। माली ने ठेले वाले को बुलाया। ठेले वाला आकर फाटक पर रुक गया। माली बर्फ तुड़वा ही रहा था कि एक रिक्शा जिस पर पर्दा बंधा था वह फाटक के पास मुड़ा और ठेले के पास आकर रुक गया। ठेले वाले ने ठेला पीछे किया, रिक्शा अंदर आया। रिक्शा में कोई एक पर्दा नशीन औरत बैठी थी, लेकिन रिक्शे के साथ कोई नहीं था। चंद्र को ताज्जुब हुआ, कौन है ये पर्दा नशीन, यहाँ कैसे आ सकती है। रिक्शे से एक लड़की उतरी जिसे चंद्र नहीं जानता था, लेकिन बाहर का पर्दा जितना गंदा और पुराना था, लड़की की पोशाक उतनी ही साफ और चुस्त। वह सफेद रेशम की सलवार, सफेद रेशम का चुस्त कुर्ता और उस पर बहुत हल्के सरबती फाल सई रंग की चुन्नी ओढ़े हुए थी। वह उतरी और रिक्शे वाले से बोली, अब घंटे भर में आकर मुझे ले जाना। रिक्शे वाला सिर हिलाकर चल दिया और सीधे अंदर वह चल दी। चंद्र को बड़ा अचरज हुआ, ये कौन हो सकता है जो इतनी बेतकल्लुफी से अंदर चल दी। उसने सोचा शायद शरणार्थियों के लिए चंदा मांगने वाली कोई लड़की हो, मगर अंदर तो कोई नहीं है। उसने चाहा कि रोक दे, फिर उसने रोका नहीं। सोचा खुद ही अंदर खाली देखकर लौट आएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।